नमस्कार साथियों, मैं मनीष पाल आप सभी का आपका अपने चैनल लर्न एंड शेयर में तहे दिल से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मेरे प्यारे साथियों, मेरे शेर और शेरनियों, मेरे काजू कतलियों, हो जाओ तैयार और अब आपको होने वाला है सामाजिक विज्ञान से प्यार। तो आज जो हम लोग शुरू करने जा रहे हैं वो है भूगोल का अध्याय 2, वन एवं वन्य जीव संसाधन। बहुत दिनों से डिमांड थी कि सर ये चैप्टर लेकर के आओ, ये चैप्टर लेकर के आओ। समझ में ही नहीं आता है, पता नहीं क्या चल रहा है, कौन सा जीव मर गया, कौन सा जिंदा है, क्या दिक्कत है। समस्या ही समस्या नजर आ रही थी जीवन में, पर अब ऐसी कोई भी समस्या आपको नजर नहीं आएगी। बहुत आसान ट्रिक के साथ आज आपको बता करके जाऊंगा कि किस प्रकार से इस चैप्टर को आपको पढ़ना है और किस प्रकार से बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए इसकी तैयारी करनी है। तो शुरू करते हैं, पर शुरू करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि हमारे इस अध्याय में है क्या क्या। इस चैप्टर में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे। भारत में वनस्पति जात और प्राणी जात दोनों में अंतर क्या होता है वो भी जानेंगे। भारत में वन और वन्य जीवन का संरक्षण कैसे करा जाए, वन और वन्य जीवन संरक्षण संसाधनों के प्रकार और वितरण क्या है, समुदाय और वन संरक्षण के बीच में क्या तालमेल है, ये सब कुछ हमें जानना है। ये हमारे पूरे चैप्टर का फ्लो है। अब हम लोग जानेंगे हमारे बिल्कुल जो आज के टुडेस टारगेट है। यहाँ पर आप लोग बैठते हो, बच्चे हैं, ये हम टीचर्स हैं, और मैं आज आपको बताता हूं वन पारिस्थितिकी तंत्र बहुत इंपॉर्टेंट है। इकोलॉजिकल सिस्टम जिसे इंग्लिश में कहा जाता है। भारत में वनस्पति जात और प्राणी जात IUCN क्या है और क्या आप जानते हैं। मैं बहुत दो इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसमें से एक तो है एशियाई चीता। तो इसलिए हम लोग शुरू करते हैं आज के लेक्चर को। देखो, सबसे पहले तो यहां पे जो आपको एक बात बता रहा हूं वो बात बोली है हमारे परम पूज्य भगवान बुद्ध ने, महात्मा बुद्ध ने ये बात बोली है। और इन्होंने जो बात बोली है वो क्या बोला है, पेड़ एक विशेष असीमित दयालु और उदारपूर्ण जीवधारी है। इन्होंने क्या बोला, पेड़ एक बहुत असीमित, सीमित क्या होता है, लिमिटेशन होती है, असीमित मतलब अनलिमिटेड, कोई लिमिट नहीं है। तो भगवान बुद्ध कह रहे हैं कि पेड़ है ना एक असीमित दयालु, उसके पास दया का भंडार ही है, इतना भंडार है कि वो कभी खत्म ही नहीं होता, और उदारपूर्ण जीवधारी है। मतलब ऐसा जीव है जिसमें बहुत उदारता है, उदारता ही उदारता है, उदारपूर्ण जीवधारी है जो अपने सतत पोषण के लिए कोई मांग नहीं करता है। वो अपने पोषण के लिए कोई मांग नहीं कर रहा। भाई जंगल में जितने पौधे लगे कौन कितना पानी पिला करके आता है, पर फिर भी वो जंगल से हमें पौधे बहुत कुछ दे रहे हैं। वो अपने लिए कोई डिमांड नहीं कर रहे हैं और दानशीलता पूर्वक अपने जीवन की क्रियाओं को भेंट करता है। ये सभी की रक्षा करता है और स्वयं पर कुल्हाड़ी चलाने वाले विनाशक को भी छाया प्रदान करता है। और वो आराम से दानशीलता, बिल्कुल दान के भाव से अपना काम करता जाता है, लोगों को फल फ्रूट देता है, बहुत से अन्य पदार्थ हम लोगों को देता है। और इतना दयालु है, इतना दयालु है, जो इंसान उस पर कुल्हाड़ी चलाता है ना उसके साथ भी वो बुरा नहीं करता, इतना दयालु है। अब जो इतना दयालु है उसके प्रति तो हमारे मन में तो बिल्कुल जैसे सागर ही फूटना चाहिए प्यार के लिए, बहुत प्यार उसके लिए होना चाहिए। तो महात्मा बुद्ध की बातें तो वैसे ही पूरी दुनिया को क्या है, इसी बात पे जागृत करती है कि जियो और जीने दो, आप भी जियो और दूसरे को भी जीने दो। ना तो किसी को पशु को मारो, ना पेड़ पौधों को काटो, सब में जान है। अगर आज आपको कोई मारेगा तो कैसा लगेगा। और मैं सिर्फ इतना कहता हूं कि हमें हर चीज का इस्तेमाल करना चाहिए। अगर पेड़ पौधे हम इस्तेमाल करें, पर समय के साथ उनको भी नए पौधे लगाते रहें, हम उनकी बिल्कुल जो प्रजाति है, जो नस्ल है वो खत्म ना कर दे। तो भगवान बुद्ध की इसी बात से हम आगे बढ़ते हैं कि जियो और जीने दो, और भगवान बुद्ध को नमन कर लेते हैं। ओके प्रभु, चले आगे चलते हैं। अब जानते हैं वन पारिस्थितिकी तंत्र क्या होता है। वन पारिस्थितिकी तंत्र, या इसे इंग्लिश में कहा जाता है इकोलॉजिकल सिस्टम। क्या कहा जाता है, इकोलॉजिकल सिस्टम, इकोलॉजिकल सिस्टम। और इसे एक और शॉर्ट नाम में जाना जाएगा, दैट इज द इकोसिस्टम। ये क्या होता है, इसमें सिर्फ आपको इतनी सी बात ध्यान रखनी है, जो पूरा जनमानस है, हम ह्यूमन बींग्स हैं, हम पेड़ पौधे हैं, जानवर है, पानी है, जल जंगल जमीन, सब कुछ है ना एक दूसरे पे इंटर रिलेटेड है। हम सब ने एक दूसरे पे क्या है, इंटर रिलेटेड है। जैसे कि आज एक पौधा है, आज जो एक पौधा है वो पेड़ बनता है। अब जो वो पौधा है ना, वो पौधा किस पे, पानी पे, सूरज की किरणों पे, उन पे डिपेंडेंट है। ठीक है, और फिर अब इस पौधे को जो पानी देते हैं, कभी कभार हम भी डालते हैं पौधे में पानी, हम लोग डालते हैं, तो पौधा हम पे डिपेंड हो गया। फिर पौधे से ही हम लोगों को क्या है, खाना मिलता है, तो हम पौधे पे डिपेंडेंट है। ठीक है, हम लोग एनिमल्स पे भी डिपेंडेंट है, तो जो एनिमल्स को खाना मिल रहा है वो कहां से मिल रहा है, पौधों से मिल रहा है। तो हम सब एक दूसरे पे क्या है, इंटरडिपेंडेंट है। और ये जो इंटरडिपेंडेंसी होती है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, वन पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं, या इकोलॉजिकल सिस्टम या इकोसिस्टम कहते हैं। आपको इकोसिस्टम एक छोटी सी जगह से लेकर के बड़ी जगह तक, आपको एक छोटे से तालाब से लेकर के बड़े महासागर तक में भी आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, अगर देखो समुद्र में पानी होता तभी मछलियों की वैल्यू है ना, नहीं तो मछली मर जाएंगी।
तभी तो मछलियों की वैल्यू है। तो इसलिए समुद्र का जो पानी है उस पर मछलियां डिपेंडेंट है, उस पर डिपेंडेंट है। तो इस प्रकार से हर चीज एक दूसरे पे क्या है, डिपेंडेंट होती है। एक चीज दूसरे पे डिपेंडेंट है और दूसरी पहले वाले पे डिपेंडेंट है। यही क्या है, हमारा सिस्टम है, यही इकोलॉजिकल सिस्टम है। जब भगवान ने इस प्रकृति की रचना करी, उसने हर चीज को अपना योगदान दिया है, उसको सबको बताया कि आपका ये काम है, आपको ये करना है। हम सबको मिलजुल करके रहना है, हमें सबकी एक दूसरे की जरूरत हम लोगों को पड़ती है। मिलजुल कर हम लोग रहे और इस प्रकृति की हमेशा रक्षा करें। और मैं फिर बार बार यही कहता हूं, जो कोरोना महामारी के आज जो कष्ट, जो दुख ये दुनिया भोग रही है, उसका सिर्फ और सिर्फ कोई जिम्मेदार है तो वो हम लोग ही हैं। हम लोगों ने ये स्थिति कर दी जिसकी कि हम जवाब नहीं है मेरे पास। वायु जिसमें हम सांस लेते हैं, जल जिसे हम पीते हैं, और मृदा जो अनाज पैदा करती है जिसके बिना हम जीवित नहीं रह सकते, पौधे, पशु और सूक्ष्म जीव इनका पूर्ण सर्जन करते हैं। अब देखो, वायु जो हम लोग सांस ले रहे हैं, अब ये जो हमारी प्रकृति है, जो हमारा पूरा पृथ्वी है, इसमें आपको छोटे से छोटा जीव भी देखने को मिलेगा और हम जैसे मानव भी देखने को मिलेंगे। आपको जानवर भी देखने को मिलेंगे, आपको पेड़ पौधे भी देखने को मिलेंगे, आपको एक छोटा सा कीड़ी मकोड़ा भी आपको देखने को मिलता है, और बड़े बड़े खतरनाक शेर, हाथी, चीते जैसे लोग भी देखने को मिलते हैं। आपको मतलब हर चीज देखने को मिल रही। तो ये जो पूरी प्रकृति है ना, ये भगवान ने बनाई है, और इसमें मतलब हम एक छोटी से छोटी चीज, जो सांस हम लोग ले रहे हैं, ठीक है, और जो जल हम लोग पीते हैं, जो अनाज, मृदा, जो मिट्टी पैदा कर रही है, जिसके बिना हम जीवित भी नहीं रह सकते, हम बिल्कुल भी जीवित नहीं रह सकते। तो जो पौधे हैं, पशु हैं और सूक्ष्म जीव जो छोटे छोटे कीड़े मकोड़े होते हैं, ये सब इनका क्या करते हैं, पूर्ण सर्जन करते हैं, मतलब रिक्रिएट इनको करते हैं। इनको रिक्रिएट, इनको क्या है करते हैं, ये पौधे, पशु, सूक्ष्म जीव यही तो रिक्रिएशन कर रहे हैं। वे पौधे हैं तो पौधे हैं जब भी तो हमारे पास क्या है, ऑक्सीजन आ रहा है। ऑक्सीजन हमारे पास आ रहा है ना, पौधों के कारण ही तो हमारे पास ऑक्सीजन आ रहा है, और हम लोग छोड़ रहे हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड, वो लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं, एक्सेप्ट करते हैं। तो इस प्रकार से क्या है, वो हर चीज का रिक्रिएशन कर रहे हैं। तो इसलिए मैं यही कहता हूं, ये क्या है, वन पारिस्थितिक तंत्र है। हम लोग इन पर डिपेंडेंट है और ये कहीं ना कहीं कुछ प्रतिशत हम पर डिपेंडेंट है। वन पारिस्थितिक तंत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं क्योंकि प्राथमिक उत्पादक है जिन पर दूसरे सभी जीव निर्भर करते हैं। तो इस वन पारिस्थितिक तंत्र में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल कौन प्ले करता है, पेड़ पौधे, क्योंकि ये पेड़ पौधे ही वो है जिसपे सभी प्रकार के जो जीव है ना, वो क्या करते हैं, निर्भर होते हैं। पेड़ पौधे क्या है भैया, पेड़ पौधे हम किस में लेंगे, कृषि में लेंगे। ये क्या है, प्राथमिक क्षेत्र है। प्राथमिक मतलब सबसे पहले ये प्राथमिक उत्पादक है, सबसे पहले क्या है, ये उत्पादक है, और यहीं से क्या है, इन्हीं के ऊपर फिर क्या है, सब डिपेंडेंट होते हैं। जैसे कि आपने एक फूड चेन, ठीक है, फूड चेन एक खाद्य श्रृंखला से कहा जाता है, आपने साइंस में पढ़ी होगी। उसमें जैसे सबसे पहले यहाँ पे एक पौधा है, ठीक है, अब इस पौधे को कौन खाएगा, इस पौधे को खाएगा कोई जानवर मान लो, ठीक है। आप मेरी ड्राइंग पर मत जाया करो, ठीक है ना। ड्राइंग मेरा वो सब्जेक्ट रहा है जिसके कारण मैं 7th क्लास में बाहर भी रहा हूँ, ठीक है। जिस दिन ड्राइंग का पीरियड आता था, 2 ही दिन आता था, ट्यूसडे और वेडनेसडे को आया करता था। मुझे बहुत अच्छे से याद है, जितनी छुट्टी मैंने 7th क्लास में ली है ना, सिर्फ इस डर से क्या मुझे ड्राइंग की फाइल दिखानी पड़ेगी। तो आप उम्मीद कर सकते हो कि मेरी ड्राइंग कैसी रही होगी। ओके, तो प्लीज ड्राइंग के ऊपर मत जाया करो कि मनीष सर क्या बना रहे हैं। हाँ, जो बोल रहा हूँ और जो बातें लिखता हूँ उस पर फोकस करा करो। तो ये जैसे कि ये पौधा है और यहाँ पे क्या है, पहले इसको जानवर खाएगा। अब ये जानवर किस पे डिपेंडेंट था, पूरी तरीके से पौधे पे डिपेंडेंट था, ठीक है। अब कुछ ऐसे जानवर होते हैं जो बड़े जानवर होते हैं, जैसे कि शेर हो गया। अब ये जो शेर है ये किसको खाएगा, छोटे जानवर को खाएगा। फिर जैसा कुछ हमारे जैसे मानव है, जो मानव क्या है, मांसाहारी होते हैं, ठीक है। मानव भी 3 प्रकार के होते हैं, जो सिर्फ ऐसे होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ क्या करते हैं, जो पेड़ पौधे हैं या हरी सब्जियां खाते हैं वैसे लोग होते हैं। एक होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ मीट खाते हैं, बोले उसके अलावा दूसरा खाएंगे नहीं। और एक होते हैं जो दोनों ही खाते हैं, मानव उसमें आता है। तो मानव दोनों ही खाते हैं, मानव हरी सब्जियां भी खा लेते हैं और मानव क्या करते हैं, मीट मांस भी खा लेते हैं। तो मतलब प्राथमिक शुरुआत तो इस पेड़ पौधे से हो रही है। अगर मानो ये पेड़ पौधे नहीं होंगे तो ये जो छोटा जानवर है ये नहीं खा पाएगा, ये नहीं खा पाएगा तो मर जाएगा। अब अगर यही नहीं हुआ तो फिर ये शेर क्या खाएगा, ठीक है। ये शेर नहीं हुआ तो फिर बाकी जो दूसरे, मैं सिर्फ ऐसे बात नहीं, शेर को इंसान खाता है, हिम्मत नहीं है, पर बाकी जो दूसरे जानवर उनको हम लोग खाते हैं, ठीक है। और बाकी जैसे मान लो जो मानव है, वो मानव भी तो डायरेक्ट पेड़ पौधों से ले रहा है, हमें फल फ्रूट मिलते हैं, हमें मेडिसिन, बहुत सी ऐसी दवाइयां हैं जो हमें पौधों से मिल रही है। तो ये क्या है, ये खाद्य श्रृंखला हमारी बनी है। और कहा जाता है कि जैसे जैसे ये खाद्य श्रृंखला नीचे की ओर बढ़ती, सबसे ज्यादा अगर आप ये वाला फूड खाते हो, डायरेक्ट पेड़ पौधे खाते हो, इसमें सबसे ज्यादा एनर्जी होती है, क्योंकि इसकी में सीधी डायरेक्ट सूरज की किरणें।
फिर ये जब खाएगा ना तो इसके पास सिर्फ इसका 10% जाएगा, फिर जब ये खाएगा इसके पास इसका भी 10% जाएगा, फिर ये खाएगा उसके पास उसका भी 10% जाएगा। ये जो खाद्य श्रृंखला उसमें क्या है, जो एनर्जी है वो शक्ति है क्या है, कम होती जाती है। तो इसलिए क्या है, हम पौधों को क्या कहते हैं, प्राथमिक उत्पादक कहते हैं। ये क्या है, प्राइमरी प्रोड्यूसर है। सबसे पहले कुछ प्रोड्यूस करेंगे तो वो पेड़ पौधे ही करेंगे। अब मान लो पेड़ पौधे ही नहीं है तो सब आगे की जो पूरी श्रृंखला है वो सारी की सारी बेकार हो जाएगी। जैसे कि मैंने आपको पढ़ाया है तीनों क्षेत्रों में, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र। अगर प्राथमिक क्षेत्र नहीं होगा तो बाकी दोनों क्षेत्र बेकार है। जैसे कि ये आंटी है और ये बिल्कुल खुली हवा में सांस ले रही है, ठीक है, आप लोग भी जल्दी उठ करके सांस लो। वन्य जीवन और कृषि फसल उपजाते हुए में अत्यधिक जैव विविधताएं पाई जाती हैं। ये आकार और कार्य में विभिन्न है परंतु अंतर्निर्भरताओं के जटिल जाल द्वारा एक तंत्र में गुथी हुई है। अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है, जैव विविधता क्या है। देखो विविधता हमेशा, देखो शब्द का मतलब नहीं बदलेगा। विविधता का मतलब मैं हमेशा क्या बताता आया हूं, वेराइटीज। क्या बताता आया हूं कि वेराइटीज है। हमारे पास विकल्प है ना, वो विकल्प क्या है, हमारे पास बहुत ज्यादा है। तो जब हमारे पास विकल्प, हमारे पास चॉइस बहुत हो, वेराइटीज हो, तो हम उसे क्या कहते हैं, विविधता कहते हैं। अभी तक जब तक मैं राजनीति विज्ञान पढ़ा रहा था आप लोगों को सामाजिक विविधताओं के बारे में बता रहा था, सांस्कृतिक विविधताओं के बारे में बता रहा था कि भाई देखो इतनी भाषाएं बोली जाती है, इतने धर्म रहते हैं, इतने अलग अलग संस्कृति को हम लोग मानते हैं, हमारा पहनावा, हमारा खाना, बहुत उसमें विविधता है, वेराइटीज, हमारे पास विकल्प बहुत है। तो फिर सर ये जैव विविधता क्या होती है। जैव का मतलब क्या है, बायो। जैव का मतलब है बायो और विविधता का जो मतलब है वो है डायवर्सिटी। ठीक है, जैव विविधता मतलब बायोडायवर्सिटी। अब देखो जैव बोला है, जैव मतलब जिसमें क्या हो, जान हो, जिसमें क्या हो, जान हो। और जान किस में होती है, जीव में होती है। ठीक है, जान किस में होगी, जीव में, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, लिविंग बींग्स बोलते हैं। अब ये लिविंग बींग्स कौन कौन है, लिविंग बींग्स क्या तो पेड़ पौधे हैं और क्या जानवर है। अब आप बोलोगे सर हम लोग ह्यूमन बींग्स नहीं है क्या, अरे भाई हम जो इंसान है ना, हम जानवरों की कैटेगरी में ही ठीक है, इंसान जानवरों की कैटेगरी में ही है। जानवरों से बहुत बुरी स्थिति है हम लोगों की। जानवरों में फिर भी थोड़ी बहुत अकल है, हम लोगों में अकल बिल्कुल भी नहीं है। दी है भगवान ने, भगवान ने कमी नहीं छोड़ी। डिफॉल्ट कंपनी की तरफ से नहीं है, मतलब भगवान की तरफ से नहीं है, ये हमारा ही है, हम यूज ही नहीं करते दिमाग को। तो पेड़ और जानवर, इन्हीं में क्या है, जीव है। अब जो पेड़ है ना, जो पेड़ पौधे, उन्हें बोलते हैं वनस्पति जात। क्या बोलते हैं, वनस्पति जात। और जो जानवर है, ये प्राणी है, इन्हें बोलते हैं प्राणी जात। ठीक है, वनस्पति, वन मतलब वन क्या होता है, जंगल होते हैं और जंगलों में ही पेड़ पौधे होंगे, तो वन से याद रखोगे पेड़ पौधे, तो वहां पे वनस्पति मतलब इनकी क्या है, पेड़ पौधों की जात है, अलग ही कास्ट, इनकी अलग ही कैटेगरी। और प्राणी जात क्या है, ये पशुओं की जात है। तो इस प्रकार से जैव विविधता में हमेशा आपको क्या याद रखना है, जैव मतलब जिसमें जान हो, जान किस में होगी, जीव में होगी, और जीव किस किस में है, पेड़ में है और जानवर में है। पेड़ को हम लोग बोलते हैं वनस्पति जात, इंग्लिश में से कहा जाता है फ्लोरा और इसे कहा जाता है फोना। बहुत सी बार जब इंग्लिश के स्टूडेंट्स पढ़ते हैं तो कहते हैं कि हमें इनमें बहुत कंफ्यूजन होता है फ्लोरा और फोना में, पर आपको हिंदी मीडियम वालों को बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। वनस्पति जात, वन से याद रखोगे पेड़ पौधे होते हैं, और प्राणी जात, प्राण किसमें है, जानवरों में है। प्राण वैसे दोनों में ही है। तो जैव विविधता मतलब अब हमारे पास पेड़ पौधों की और जानवरों में भी क्या है, विविधता है। अलग अलग नस्ल के, अलग अलग प्रजाति के जानवर हमें देखने को मिलेंगे, अलग अलग नस्ल के हमें पेड़ पौधे हमें देखने को मिलेंगे। हमारे पास बहुत ज्यादा विविधता है, मतलब दुनिया के समृद्ध देशों में से हम हैं कि पेड़ पौधों की और जानवरों की हमारे पास विविधता है। ये भारत का थोड़ा सा दुर्भाग्य है कि हम लोगों ने क्या करा है कि हम हमारे पेड़ पौधों को, हम हमारे कल्चर को नहीं पहचान पाए, हम प्रकृति को नहीं पहचान पाए। आज ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो अगर हम उस प्रकृति में, मतलब प्रकृति का एक भी पौधा, पेड़ भी कोई उगाए ना, उसके पता नहीं हजारों फायदे, पर हम नहीं जानते उसके क्या फायदे। अगर घर में आपके एक पेड़ उगाए ना, उसके बहुत से फायदे, पर हमें नहीं पता कि उसके क्या फायदे। ये जो मैंने यहाँ पे फोटो दिखाई है, एक पारिस्थितिकी तंत्र की फोटो दिखाई है। ये जैसे कि मैंग्रोव के पेड़ पौधे हैं, यहाँ पे पूरा आपको तालाब दिखाया, यहाँ पे आपको मछलियां देखने को मिलेंगी, ये रही मछलियां। ये सब एक दूसरे पे क्या है, डिपेंडेंट है, इंटरडिपेंडेंट है, एक दूसरे पे टिके हुए हैं। अगर एक खत्म हो जाएगा तो दूसरा धीरे धीरे खत्म होता जाता है। अब आ जाते हैं भारत में वनस्पति जात और प्राणी जात। कितने वनस्पति जात है भारत में,
कितने पेड़ पौधे हैं, कितने प्राणी जाति, कितने प्रकार के जानवर हमें देखने को मिलेंगे। तो भारत जितना सांस्कृतिक विविधताओं में परिपूर्ण है, जितना समृद्ध है, उतना ही समृद्ध क्या है, जैव विविधता में भी है, बायोडायवर्सिटी में भी है। और आपको जैव विविधता ज्यादा रटना नहीं है, यह याद रखना, जैव विविधता जिसमें जान होती है। जान किसमें है, जीव में है। और जीव कौन है, पेड़ पौधे और जानवर। पेड़ पौधों को हम वनस्पति जात बोलते हैं और जानवरों को हम लोग प्राणी जात बोलते हैं। तो अब भारत में कौन कौन से वनस्पति जात और प्राणी जात देखने को मिलते हैं। भारत जैव विविधता के संदर्भ में विश्व के सबसे समृद्ध देशों में से एक है। भारत हर चीज में समृद्ध है। भारत टैलेंट में भी समृद्ध है। भारत दुनिया को साथ देने में भी समृद्ध है। भारत मानवता में भी समृद्ध है। भारत सांस्कृतिक सभ्यताओं में भी समृद्ध है। और आज भारत क्या है, जैव विविधताओं में भी समृद्ध है। भारत सभी जगह समृद्ध है। ठीक है, जरूरत है तो भारत में जो लोग रह रहे हैं वो ईमानदारी से काम करें और भारत को फिर से विश्व गुरु के पटल पर ले जाकर खड़ा कर दे। यहां विश्व की सारी जैव उपजातियों की 8% संख्या लगभग 16 लाख पाई जाती है। तो विश्व की जितनी भी जैव मतलब जैव जितनी भी उपजातियां हैं, उपजातियों का मतलब क्या है, कैटेगरीज है। ओके, जितनी कैटेगरीज है, तो जीने वाली जितने भी जीव है उनकी जो कैटेगरीज है उसका 8% संख्या मतलब 16 लाख पाई जाती है। देखो, वनस्पति जात प्राणी 16 लाख स्पीसीज जातियां हमें देखने को मिलती है। ओके, ये अभी खोजी जाने वाली उपजातियों से 2 या 3 गुना है। तो जितनी भी अभी तक खोजी जा चुकी है उसका 2-3 गुना अभी हम लोगों ने रख रखा है। तो ये देखो, ये मैंने एक आपको यहाँ पे डायग्राम दिखाया, इसमें आपको चिड़िया भी देखने को मिलेगी, इसमें आपको अलग अलग बंदर भी देखने को मिलेगा, आपको पेड़ पौधे, मतलब ये एक अलग दिखा रहा हूं कि जैव विविधता है। मतलब कितनी प्राणी जातियां हमारे पास है, कितनी वनस्पति जात है, एक एक के बारे में हम आगे अभी और जानेंगे। कुछ अनुमान यह कहते हैं कि भारत में 10% वन्य वनस्पति जात और 20% स्तनधारियों को लुप्त होने का खतरा है। यह बहुत बड़ी दुखद बात है। अब क्या है कि कुछ अनुमानों के अनुसार कहा जाता है कि 10% वन्य वनस्पति जात, वन्य मतलब जंगल, जंगल में होने वाली जो वनस्पति जात है, जो जंगल में जो पेड़ पौधे हैं, वो 10% पे क्या है, खतरा है कि वो खत्म हो सकते हैं। और 20% स्तनधारियों का लुप्त होने का खतरा है। स्तनधारी का मतलब क्या होता है, स्तन का मतलब ये होता है कि ऐसे जानवर जो अपने बच्चों को दूध पिलाते हो, ब्रेस्ट फीडिंग कराते हो। जैसे हम हैं, हमें भी जब हम पैदा होते तो हमें हमारी मम्मा दूध पिलाती है, ब्रेस्ट फीड हमें करती है। ठीक है, स्तनधारी है, तो हम लोग भी स्तनधारी की कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, ब्रेस्ट फीड हम लोग करते हैं। तो ऐसे जो जानवर है उसके 20% जानवरों का क्या है, लुप्त होने का खतरा है कि वो लुप्त हो सकते हैं। जैसे मैंने आपको यहाँ पे चीते की फोटो दिखाई है, चीता भी एक स्तनधारी है। स्तनधारी का मतलब है कि जब ये जन्म लेते हैं तो जो फीमेल होती है वो स्तन होती है और वो अपने बच्चों को दूध पिलाती है और दूध से पोषण उनका करती है। जैसे कि मानव है, ह्यूमन बींग्स है, वो भी स्तनधारियों में ही आते हैं, जिसे हम इंग्लिश में मैमल्स कहते हैं। इनमें से कई उपजातियां तो नाजुक अवस्था में हैं और लुप्त होने के कगार पे। कुछ ऐसी उपजातियां तो बिल्कुल नाजुक अवस्था में, खत्म ही होने वाली है। अगर अभी भी हमने ध्यान नहीं दिया ना तो वो बिल्कुल खत्म ही हो जाएगी। और कुछ तो बिल्कुल लुप्त होने की कगार पर ही खड़ी है, जैसे कि चीता। चीता तो बिल्कुल लुप्त कैटेगरी में आ गया, चीता तो खत्म हो गया। इसीलिए तो मैंने आपको शेर और शेरनियों का नाम दिया था चीते का नाम नहीं दिया। चलो, इनमें चीता है, गुलाबी सिर वाली बतख। तो ये नहीं, देखो गुलाबी सिर वाली बतख, एक एक इमेजिनेशन कराते कराते आपको मैं बताता जा रहा हूं कि किस प्रकार से आपको याद रखना है। देखो नाम से याद है, गुलाबी सिर वाली बतख, उसका सिर कैसा होगा, गुलाबी होगा। तो ये गुलाबी सिर वाली बतख बहुत अच्छी लग रही है। पहाड़ी कोयल, जिसे हम क्या बोलते हैं, क्वेल। ठीक है, तो पहाड़ी कोयल, इसकी आवाज बहुत प्यारी है, ये पहाड़ों पर पाई जाती है। जंगली चीतीदार उल्लू, ये रहा उल्लू भैया, उल्लू। ठीक है, अभी उल्लू को बिल्कुल भी नहीं दिख रहा होगा, इसको रात को दिखेगा और रात को जब दिखेगा तब तक अपन सो जाएंगे, तो ये पागल बन जाएगा। राइट, देख रहा है मतलब, इसको दिखता ही नहीं, दिन में दिखता ही नहीं, दिन में एक जगह बैठा रहता है, दिन में जाकर के मार करके आ जाओ सर उसके बाद आता है जंगली चीतीदार उल्लू, हो गया मधुका इनसिग्निस, महुआ की जंगली किस्म। ये रहा भैया, ये रहा मधुका, ये रहा मधुका। अब देखो यहां तक तो क्या था, प्राणी जात था। ये क्या है, ये है वनस्पति जात, मतलब पेड़ पौधों की बात हुई है। उसके बाद बोला गया हुब्रिया हेप्टोनियम, घास की प्रजाति। ये घास की प्रजाति, जैसा घास होता है ना उसकी एक प्रजाति है, एक कैटेगरी है। ये क्या है, सभी पौधे में शामिल है। वास्तव में कोई भी नहीं बता सकता कि अब तक कितनी प्रजातियां लुप्त हो चुकी है। तो हमारे पास एग्जैक्ट सच में डेटा नहीं है। मतलब यह है कि अगर कुछ समय पहले हमने उन प्रजातियों को देखा है और आज वो हमें नहीं मिली है तो हमने उसे क्या है, लुप्त की कैटेगरी में डाल दिया है। पर सच में कितनी प्रजातियां लुप्त हो गई है किसी को भी कोई आइडिया नहीं है। अब आते हैं IUCN। ये IUCN है क्या, वो जानो।
अंतरराष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण और प्राकृतिक संसाधन संरक्षण संघ IUCN के अनुसार इनको निम्नलिखित श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है। इसकी इंग्लिश में से कहा जाता है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज। ठीक है, इसीलिए इसका क्या नाम है, IUCN है। ये एक अंतरराष्ट्रीय संगठन है जो क्या है, इन्होंने लिस्ट बना करके दी है पूरी दुनिया को कि भाई ये वाले जो है कौन कौन सी सूची में आएंगे। हम ये 6 सूचियां पढ़ेंगे, उन 6 सूचियों में अलग अलग में हम लोग देखेंगे कि ये बिल्कुल लुप्त हो चुके हैं, इन पे भी संकट थोड़ा ज्यादा है, इस पे थोड़ा कम है, और ये बिल्कुल ठीक है। ये IUCN का लोगो है। सबसे पहले आता है सामान्य जातियां, फिर है संकटग्रस्त जातियां, सुभेग जातियां, दुर्लभ जातियां, स्थानिक जातियां, और फिर है लुप्त जातियां। ये तीनों है ना, ये एक ही है, मतलब ये तीनों संकटग्रस्त में ही। संकटग्रस्त ही है भाई, पहले सब संकटग्रस्त का मतलब है आप खतरे में हो, बिल्कुल ही खतरे में, संकट आप आ गया। सुबह वल्नरेबल जातियां कम हो चुकी है, और दुर्लभ जो है मतलब बहुत ही कम हो चुकी है, बहुत। ये तीनों मतलब है एक ही कैटेगरी में आते हैं, पर इनको यहाँ पे अलग अलग करके बताया गया है। तो संकटग्रस्त ये है, ये तीनों संकट है इन पे, और उसके बाद स्थानिक तो कोई एक विशेष स्थानों पे पाई जाएगी तो उन पे भी खतरा है, क्योंकि अगर एक स्थान पे पाई जा रही तो खत्म होने का खतरा है। और लुप्त तो मतलब जो लुप्त हो ही चुकी है। अब आ जाते हैं सबसे पहले सामान्य जातियों के ऊपर। ये वे जातियां हैं जिनकी संख्या जीवित रहने के लिए सामान्य मानी जाती है, जैसे पशु, साल, चिड़, करतंक और रोडेंट्स इत्यादि। तो ये जो मैंने आपको इमेज दिखाई है किसकी है, रोडेंट्स की है। रोडेंट्स बिल्कुल जैसा चूहे जैसा लग रहा है, ठीक है। रोडेंट जो है बिल्कुल चूहा ही है, एक तरीके से चूहे जैसा लग रहा है रोडेंट्स। ये सामान्य जाति है। इनके मतलब जीवित रहने की, मतलब ये जीवित है, ठीक है। इनकी जो अवस्था है ये बिल्कुल सही है, और इनको जो पर्यावरण मिल रखा है आसपास में वो भी सही मिल रखा है। ये बिल्कुल जीवित है। जीवित है तो मतलब ये आगे क्या है, अपनी जो प्रजाति है उसको बढ़ा सकते हैं, अपनी प्रजाति जो है उसको आगे बढ़ा सकते हैं। उस प्रजाति पे कोई भी किसी भी प्रकार का खतरा नहीं है, ये सामान्य है, नॉर्मल है। इनकी ज्यादा चिंता करने की हमें बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। तो पहली जो कैटेगरी है वो सामान्य है, उसमें जो भी प्रजाति को डाल रखा है वो सारी के सारी क्या है, नॉर्मल है। तो अब आप लोग सोच रहे होंगे कि सर इतने नाम याद कैसे करें, तो ये आप लास्ट तक बने रहो, मैं आपको बिल्कुल एक ट्रिक बता करके जाऊंगा कि किस प्रकार से आपको याद करना है और किस प्रकार से इस चैप्टर को आपको हैंडल करना है। ओके, फिर आता है संकटग्रस्त जातियों पे। ये वे जातियां हैं जिनके लुप्त होने का खतरा है। अब इनके बिल्कुल लुप्त होने का खतरा है, ये मतलब बिल्कुल टॉप पोजीशन में पहुंच चुके हैं। अगर एक कदम हमने और आगे लिया तो ये क्या है, बिल्कुल लुप्त ही हो जाएंगे। अगर थोड़ा सा भी हमने अगेंस्ट में जाकर के काम कर दिया तो ये लुप्त हो जाएंगे। जिन विषम परिस्थितियों के कारण इनकी संख्या कम हुई है, यदि वे जारी रहती है तो इन जातियों का जीवित रहना कठिन है। मतलब जो विषम परिस्थितियां, विषम मतलब जो ऑपोजिट कंडीशंस बनी हुई है भैया, जो इनको चाहिए, जैसे परिस्थितियां चाहिए वो नहीं हो पाई। जैसे कि घने भरे जंगल चाहिए, अच्छा वहां का वातावरण होना चाहिए, ज्यादा पेड़ पौधे नहीं कटे हुए होने चाहिए, ज्यादा प्रदूषण, जो भी इनकी परिस्थिति, अगर वो परिस्थिति के अपोजिट में काम हुआ तो वो समय दूर नहीं है जब ये बिल्कुल भी खत्म हो जाएंगी, लुप्त हो जाएंगी। काला हिरण, ठीक है, काला हिरण मैं आगे के इमेजेस में आपको दिखाऊंगा। मगरमच्छ आपका देखा हुआ है, भारतीय जंगली गधा, गधे को भी क्या देखना है, गेंडा, गेंडा भी देखेंगे आगे, शेर, पूंछ वाला बंदर, अच्छा संगाई, ये एक नाम मुझे ऐसा लगा कि जो मुझे लगा कि मेरे बच्चों को दिखाना चाहिए, जिसे क्या है मणिपुरी हिरण कहा जाता है। संगाई क्या है, मणिपुरी हिरण है, और इत्यादि। ये देख लो भैया, ये बैठा है मणिपुरी हिरण, ठीक है, और बिल्कुल इसके 4-5 सींग है, और आराम से मजे से बैठा है, छुप के बैठा हुआ है कि मरवर ना जाए। तो इसलिए बेटा जो लिखा है किस्मत में वो होगा, डर मत, ठीक है। फिर आते हैं सुबेग या वल्नरेबल जातियां पे। ये वे जातियां हैं जिनकी संख्या घट रही है, अब इनकी संख्या कम हो रही है। यदि इनकी संख्या पर विपरीत प्रभाव डालने वाली परिस्थितियां नहीं बदली जाती है और इनकी संख्या घटती रहती है तो ये संकटग्रस्त जातियों की श्रेणी में शामिल हो जाएंगे। मतलब सबसे बुरी स्थिति तो किसकी है, संकटग्रस्त वालों की है। उसके बाद थोड़ी सी ठीक हम मानेंगे सुबेग की, क्या भाई ठीक है, सुबेग में थोड़ा बहुत चांसेस है बचने का, और फिर थोड़ा सा दुर्लभ में फिर भी थोड़ा बहुत और भी ठीक चांस हम मान लेंगे। तो मतलब ये जो कैटेगरीज है, अगर हमने सही ध्यान नहीं दिया तो संकटग्रस्त में चली जाएगी, और इनका ध्यान नहीं दिया तो ये लुप्त हो जाएगी। नीली भेड़, एशियाई हाथी, तो ये रहा एशियाई हाथी। अब इनको बताओ भाई एशिया और अफ्रीका के हाथी या ऑस्ट्रेलिया के हाथी में क्या है, ये एशिया का हाथी भैया, हाथी मेरा साथी, ठीक है। गंगा नदी के डॉल्फिन इत्यादि इस प्रकार की जातियों के उदाहरण है। ये है गंगा नदी के डॉल्फिन। इसको तो ऐसा लग रहा है इसको मुंह पकड़ लो, इसको ऐसा घुमा दो, वापस इसको पानी में फेंक दो। कैसा मतलब कैसे कैसे शेप है, डूब जाओ वापस नीचे, डूब जाओ। फिर आते हैं दुर्लभ जातियों पे। इन जातियों की संख्या बहुत कम है या सुबेग है।
यदि इनको प्रभावित करने वाली विषम परिस्थितियां नहीं परिवर्तित होती तो संकटग्रस्त जातियों की श्रेणी में आ सकती है। अब देखो, अब अगर आप में थोड़ा सा भी दिमाग होगा, अगर आप कॉमन सेंस यूज करते हो, जो भगवान ने ये खोपड़ी दी है उसका इस्तेमाल करते हो, तो आपको रटने की जरूरत नहीं। आप देखो संकटग्रस्त, जो संकटग्रस्त है ना उसमें मतलब 3 कैटेगरी मैंने आपको बता दी भैया। संकटग्रस्त खुद तो है ही, उसके बाद कौन से सुभेग वाले हैं, और उसके बाद अब भी एक अपन कौन सा पढ़ रहे हैं, दुर्लभ वाला पढ़ रहे हैं, दुर्लभ वाला। ये क्या है, ये ऐसी जातियां हैं जिन पर बिल्कुल खतरा बन चुका है, ठीक है, बिल्कुल खतरा बन चुका है, तलवार यहां है, कभी भी कट बोल दिया जाएगा, बिल्कुल खतरे में, इन पर संकट है। अगर अभी भी हमने स्थितियों को नहीं सुधारा तो ये लुप्त हो जाएंगी, बिल्कुल ही गायब हो जाएंगी। ओके, इनकी जो संख्या है ना, इनकी संख्या कम हो रही है, कम है अभी, इनकी संख्या जो है वो क्या है, कम हो रही है या घट रही है, आप ये बोल सकते हो घट रही है, इनकी संख्या घट रही है, मतलब बार जो डिक्रीजिंग है ना, नीचे जाता जा रहा है, जाता जा रहा है, जाता जा रहा है, और एक समय ऐसा आएगा जब ये इसमें चली जाएंगी। ओके, उसके बाद दुर्लभ वाली है, इनकी संख्या सच में बहुत ही कम है, कम है इनकी, और अगर ध्यान नहीं दिया तो ये इसमें, और फिर ये और भी ध्यान नहीं दिया तो ये इसमें चली जाएंगी। अब आपको दिमाग क्या लगाना है, आपको ये लिखना है, अगर संकटग्रस्त आपने अच्छे से पढ़ लिया, सुबह में आपको ये ध्यान रखना है कि इनकी संख्या घट रही है, और अगर हमने ध्यान नहीं दिया तो संकटग्रस्त में चली जाएंगी, और संकटग्रस्त पर भी ध्यान नहीं दिया तो वो लुप्त हो जाएंगी। फिर दुर्लभ वाले में लिखो भैया इनकी संख्या तो बहुत कम है, अगर इनकी आज भी विषम परिस्थितियों को हमने नहीं सुधारा तो ये क्या हो जाएंगी, सुभेग बन जाएंगी, फिर सुभेग बन जाएंगी और भी कम हो जाएंगी तो ये संकटग्रस्त में चली जाएंगी, और संकटग्रस्त में चली जाएगी तो लुप्त हो जाएंगी। रटने की जरूरत कहां पर है, दो सभी में क्या है, एक एक दो दो उदाहरण याद कर लो, एक एक दो दो उदाहरण याद कर लो, सभी में काम बन गया आपका, तो मजे ही मजे हो गए। फिर आते हैं स्थानिक जातियों पे। प्राकृतिक या भौगोलिक सीमाओं से अलग विशेष क्षेत्रों में पाई जाने वाली जातियां अंडमानी टील, निकोबारी कबूतर, अंडमानी जंगली सुअर और अरुणाचल के मिथुन इन जातियों के उदाहरण हैं। अब स्थानिक जातियां, स्थानिक जातियों का मतलब है एक लोकल, एक पर्टिकुलर प्लेस पर ही आपको ये देखने को मिलेगी। स्थानिक है, स्थान पे, एक पर्टिकुलर स्थान पे वो आपको देखने को मिलेगी, एक विशेष स्थान पे देखने को मिलेगी। प्राकृतिक किसी ना किसी नेचुरल एरिया में वो रहती है, और भौगोलिक किसी एक ज्योग्राफिकल एरिया में वो आपको देखने को मिलेगी। जैसे आपने उनका नाम सुना होगा पोलर बियर्स का, तो पोलर बियर बिल्कुल बर्फ वाले इलाके ना वहीं पर रहेंगे, ठीक है, पर वो अभी इन परिस्थितियों में नहीं। अंडमानी टील, ये अंडमानी टील, ठीक है, बिल्कुल एक ऐसे चिड़िया जैसी है। निकोबारी कबूतर, अंडमानी जंगली सुअर को तो क्या दिखाएंगे हम लोग, अरुणाचल के मिथुन, ये रहा मिथुन, ठीक है, ये मिथुन है, और ये जो भैया जा रहे हैं बिल्कुल नंगे पैर बेचारे इसको लेकर के जा रहे हैं, ठीक है, और उसको घुमा रहे हैं। फिर आ जाते हैं लुप्त जातियों पर, नाम से ही पता चल रहा है लुप्त। देखो अब सामान्य क्या था, सामान्य जो नॉर्मल है, उनका जीवन जो यापन चल रहा है वो नॉर्मल चल रहा है और वो लंबे समय तक जी सकते हैं। फिर बाकी के 3 में मैंने बता दिया। स्थानिक को कैसे याद रखोगे, स्थान के नाम से, कि हमें स्थान, इस स्थान पे देखो, लास्ट वाले में सब में क्या बताया, सबका स्थान, स्थान बताया। अंडमानी टील जो अंडमान निकोबार की तरफ मिलेंगे, निकोबारी कबूतर जो निकोबार में मिलेंगे, अंडमानी जंगली सुअर, अब अंडमानी टील और अंडमानी जंगली सुअर याद कर लो, और अरुणाचल के मिथुन, बताओ मिथुन भी अरुणाचल के, एक तो मिथुन दादा है, मिथुन दादा कहाँ के हैं वो पता नहीं है मैं, ठीक है, और अरुणाचल पर ये मिथुन का ही है, तो इसी पर जो मिथुन है ये अरुणाचल का ही है। अब ये जो लुप्त जातियां हैं ये मतलब गायब हो चुकी है, ये बिल्कुल ही गायब हो गई हैं, ये हमें देखने को नहीं मिलेंगी। ये वे जातियां हैं जो इनके रहने के आवासों में खोज करने पर अनुपस्थिति पाई गई है। मतलब क्या हुआ कि जैसे कोई आपके घर पर आया और आप तो मिले ही नहीं वहां पे, तो आप क्या हो, अपने घर से अनुपस्थित हो, आप अपने घर से गायब हो। अब जब गायब हो मतलब लुप्त हो गए, ठीक है ना, लुप्त हो गए, वहां से चले गए। जैसे बहुत सी बार आप लोग स्कूलों में बंक मार लेते होंगे, ठीक है, तो अब जब टीचर ने देखा बच्चा कहाँ गया, बच्चा तो गायब। तो इसी प्रकार से जब ये जहां पे रहते थे, जिन जंगलों में, जिन एरियाओं में रहते थे, लोगों ने जाकर के देखा कि भाई वहां पे नहीं है, तो हमने क्या घोषित कर दिया, लुप्त घोषित कर दिया। ये उपजातियां स्थानीय क्षेत्र, प्रदेश, देश, महाद्वीप या पूरी पृथ्वी से ही लुप्त हो गई। वाह वाह वाह, क्या बात बोलिए, पूरी दुनिया से ही ये क्या है, लुप्त हो गई है। अब एक बात बताओ, जो इंसान खोजने गया था क्या वो सारी जगह देख करके आया है, सारी जगह से लुप्त हो गए, पूरी पृथ्वी से लुप्त हो गए, पूरे महाद्वीप से लुप्त हो गए। और कभी मान लो भाई साहब जैसे चीता, ये चीता आ जाए, अरे तुम लोगों ने मुझे कैसे लुप्त घोषित कर दिया, ऐसा कूद करके बाहर आया डिशू, और फिर बोले अभी जिंदा है, अभी जिंदा हूं मैं, अब मरा नहीं हूं, ठीक है, बिल्कुल ऐसा हो। बोले किसने बोला कि हम पृथ्वी से चले गए, अभी तो हम यही हैं, अभी तो हमारा राज चलेगा, लंबे समय तक हमारी पीढ़ियां राज करेंगी। तो ऐसा है, पर ये थोड़ा सा कॉमेडी है, पर ये बात ध्यान रखिए कि ये उपजातियां बिल्कुल खत्म हो चुकी है।
ऐसी उपजातियों में एशियाई चीता है और गुलाबी सिर वाली बतख है। तो गुलाबी जो सिर वाली बतख मैंने आप लोगों को दिखाई थी वो किस में डली हुई है, संकटग्रस्त में, उनमें सुबह वाले में भी डली हुई है और ये लुप्त में ऑलमोस्ट लुप्त हो चुकी है। जैसे मैंने संकटग्रस्त वाले में आपको दिखाया वो लुप्त ही हो चुकी है बिल्कुल, आप खत्म की तौर पे है तो खत्म हो चुकी है, और मिल जाए एक दो तो आप संभाल करके उनको रख लेना, ठीक है। ये जैसे चीता है ये बिल्कुल आप लोगों की तरफ देख रहा है और ये देखिए ये सामने से शेर और शेरनी देख रहे हैं और इधर से चीता देख रहा है, मुकाबला बराबर, पर मुकाबला होगा कहां से, तो गायब हो गया, भग यहां से। तो मेरे शेर और शेरनी जीत गए, बधाई हो मेरे शेर और शेरनी को। इसी प्रकार से मेरे शेर और शेरनी बोर्ड टॉपर भी जरूर बनेंगे। अब आ जाते हैं, क्या आप जानते हैं, तो आप भी इसी की तरह सोच रहे होंगे जानते हैं। अब आप वो लोग नहीं जानते सर, तो फिर मैं बताऊंगा कि आप जानते हैं या नहीं जानते। सबसे पहले जो हम लोग बात करेंगे, यहां पे बात करेंगे कि वन कटाई के बारे में। यह बात हम सभी जानते हैं, मैं पहले चैप्टर से आप लोगों को बताता जा रहा हूं कि हमारे देश में जंगलों को बहुत काटा गया है, और काटा भी किसके लिए गया है, हमारे इस्तेमाल के लिए। हमें रबड़ चाहिए, हमें पेपर चाहिए, हमें दवाइयां चाहिए, हमें जलाने के लिए लकड़ी चाहिए, हमें और कामों के लिए जंगल चाहिए, जंगल को साफ करना है, जमीन चाहिए, टेबल फर्नीचर बनाना है, हमें लकड़ियां चाहिए। तो उस प्रकार से हमने क्या काफी वन कटाई करी। देश में वन आवरण के अंतर्गत अनुमानित 79.4 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्रफल है। तो वन का टोटल कितना है, 79.42 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्रफल है। यह देश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 24.16% हिस्सा है। अब देखो, अब मैंने आपको पहले चैप्टर में पढ़ाया था कितना हिस्सा होना चाहिए देश में, 33% होना चाहिए, ठीक है। राष्ट्रीय वन नीति, नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी के तहत यह कहा गया था 33% क्या है, जंगल का हिस्सा होना चाहिए, फॉरेस्ट हमारे देश में होने चाहिए। पर एक्चुअल में कितने हैं, 24.16% ही है। यह देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र, जितना टोटल भौगोलिक क्षेत्र हमारा है उसका 24.16% ही है। अब सघन वन क्या होता है, डेंस फॉरेस्ट, बहुत घने जंगल हो, तो घने जंगल कितने, 12.2% है। खुला वन थोड़ा बहुत ठीक ठाक है, 9.14%। मैंग्रोव में 0.14%। मैंग्रोव क्या होता है, जो पानी के बड़े बड़े महासागर होते हैं, पानी की जगह होती है, वहां पे लगता है। ये आपको जो गंगा नदी का इनके जो डेल्टाज आपको, सुंदरबन डेल्टा है, इन डेल्टाज पे आपको देखने को मिलेंगे। डेल्टा क्या होते हैं मैंने आपको पहले चैप्टर में बताया। तो जैसे देखो यहाँ पर भी ये पानी ही पानी, और इन पानियों में बीच में ये क्या है, उगे हुए हैं, इन्हें हम क्या है, मैंग्रोव कहते हैं। मैंग्रोव को भी हम वन की ही कैटेगरी में लेकर के चलते हैं। तो देश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के सिर्फ और सिर्फ 0.14% ही मैंग्रोव है, ये बहुत कम है। स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2015 के अनुसार वर्ष 2013 से सघन वनों के क्षेत्र में 3775 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है, परंतु वन क्षेत्र में वृद्धि वन संरक्षण उपायों, प्रबंधन की भागीदारी और वृक्षारोपण से हुई है। अब 2015 में जब स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट हुई तो उससे यह पता चला कि 2013 से सघन वन के क्षेत्रों में 3775 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। अब आप बोलोगे सर ये सारा डेटा याद करना है कि नहीं, हमें सारा डेटा याद नहीं करना, हमें रटना कुछ भी नहीं है। देखो एक आप है ना, ये वाला चीज जरूर रट लीजिएगा कि कितना प्रतिशत है, ठीक है। 24.16% टोटल है हमारे पास, इसको आप रख लीजिएगा। और ये सवाल है ना, ये सवाल एमसीक्यू में पूछा जा सकता है। इस पे मैं आप लोगों के लिए चाहे 5 स्टार लगा देता हूं, 5 स्टार है। ये सवाल पूछा जा सकता है कि कितना प्रतिशत होता है, बोला ना 33% होना चाहिए, और है कितना, तो बोला 24.16% है। तो ये सवाल ऐसे पूछे जा सकते हैं। फिर बाद में यहां पे ध्यान क्या रखना है कि सघन वन, अब इन तीनों में से सबसे ज्यादा कौन सा है, सघन वन सबसे ज्यादा है, उससे कम खुला वन है, और सबसे कम मैंग्रोव है। याद रखना, आपको ट्रेंड याद रखना है, आपको रटना नहीं, आपको ट्रेंड याद रखना है किस प्रकार से। उसके बाद आपको यह देखना है कि 2013 के बाद बढ़ोतरी हुई है, घटोतरी। 2013 के बाद सघन वन में बढ़ोतरी हुई है, ये बात है। डेटा मत रटो, डेटा मत रटा करो आप, ठीक है। और ये वन क्षेत्र में बढ़ोतरी हुई क्यों है, क्योंकि हमने वन संरक्षण उपायों को, जंगलों को जो बचाने के उपाय तरीके ढूंढे वो हमने अच्छे ढूंढे, इसलिए वो बच रहे हैं। फिर प्रबंधन के उपाय, मैनेजमेंट किस प्रकार से करना है वो हमने देखा है, और वृक्षारोपण भी हमने सबसे ज्यादा करा है, इसलिए भी। ओके, अब आ जाता है एशियाई चीता कहां चला गया, कहां चला गया भाई, कहां चला गया तू, ठीक है। ये एशियाई चीता अभी मेरी तरफ ही देख रहा है, बिल्कुल ऐसे देख रहा है जैसे कि मेरे ऊपर कूद करके ही आ जाएगा। नया बाबा ना, ऐसा ना, ठीक है। अब एशियाई चीता कहां चले, भूमि पर रहने वाले दुनिया का सबसे तेज स्तनधारी प्राणी है। दुनिया पर जितने भी स्तनधारी प्राणी, जो मैमल्स हैं, जो दूध पीते हैं, ब्रेस्ट फीड करते हैं, उनमें से सबसे तेज है भागने वाला चीता। बिल्ली परिवार का एक अजूबा और विशिष्ट सदस्य है। तो बिल्ली परिवार का भैया ये सदस्य है, शेर, चीता, ये सब क्या है, बिल्ली परिवार के ही सदस्य हैं। तो कौन है ना, और ये कहा भी जाता है शेर है ना, बिल्ली है ना शेर की मौसी होती है, ऐसा कहा भी जाता है। तो कभी ऐसा मत करना कि आप पढ़ रहे हो, बिल्कुल छत पे पढ़ रहे हो, हाँ भाई मैं तो पढ़ूंगा, और अपने आप में जोश भरने के लिए बोलो मैं हूं मनीष सर का शेर और शेरनी, और पास में से बिल्ली आए,
बिल्ली आकर के बोले म्याऊ म्याऊ, क्या बोल रहे हो, पैर छू, मौसी हूं मैं तेरी। बोले क्यों, तूने तो बोला भी मैं शेर हूं और शेर हूं। तो ऐसा मत करिएगा। तो ये विशिष्ट सदस्य है, एक जो है बिल्ली जो परिवार है उसका, कैट फैमिली का सदस्य है, जो 112 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से दौड़ सकता। तो 112 किलोमीटर प्रति घंटा दौड़ता है, बहुत बढ़िया। इतना भी क्या दौड़ा जो गायब भी हो गया, धीरे ही भाग लेता, ठीक है ना, धीरे ही भाग लेता बेटा। लोगों को आमतौर पर भ्रम रहता है कि चीता एक तेंदुआ होता है, ऐसा लगता है लोगों को ये तेंदुआ है, पर तेंदुआ नहीं है, तेंदुए में और उसमें अंतर है। और इसकी एक विशिष्ट पहचान है, वो पहचान क्या है वो भी मैं आपको बताऊंगा। चीते की एक विशेष पहचान है, उसकी आंख के कोने से, अब देखो ये जो आंख पर आपके इसके ब्लैक ब्लैक दिख रहा होगा, ये ब्लैक ब्लैक बिल्कुल यहां से मुंह तक है। ऐसा लग रहा है कि बहुत बुरा मारा है, मम्मी ने बहुत बुरा मारा, मारते 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 आंसू ऐसे ऐसे आकर के आंसुओं के निशान ही बन गए, ठीक है ना। ऐसा अरे काय का चीता फिर तू, तो ऐसे बिल्कुल इसके आंखों में ऐसा बहुत देर तक रोया और फिर इसके निशान बन गए। ये इसकी एक विशेष निशानी है कि उसकी आंख के कोने से मुंह तक नाक के दोनों ओर फैली हुई आंसुओं की लकीर नुमा निशान है। तो उसका एक पूरा लकीर नुमा निशान बना हुआ है, ये इसकी क्या है विशेषता है। वैसे तो लुप्त हो गया, पर कभी फिर भी देख लो तो पहचाना। पहले उसको आंख में आंख डाल करके देखना, रुक वहीं रुक जा, वहीं रुक जा, देखने दे तू चीता है या नहीं है। हाँ तेरे दोनों तरफ पूरा निशान बना हुआ है, चीता ये तो फिर भागना तेज गति से, क्योंकि वो तो 112 किलोमीटर की स्पीड से भाग लेगा, तुम भाग नहीं पाओगे, तो इसलिए बचकर रहना। 20वीं शताब्दी से पहले चीते अफ्रीका और एशिया में दूर दूर तक फैले हुए थे, 20वीं शताब्दी से पहले थे, पर अब गायब हो चुके हैं। परंतु इसके आवासीय क्षेत्र और शिकार की उपलब्धता कम होने से ये लगभग लुप्त हो चुके हैं। तो इनके जो आवासीय क्षेत्र जहां पे ये रहते थे वो भी क्या है खत्म हो चुके हैं, और जो इनकी जिसका ये लोग शिकार करते थे वो चीजें भी कम होने के बाद ये बिल्कुल क्या है लुप्त हो चुके हैं, बिल्कुल गायब हो चुके हैं। भारत में तो ये जाति बहुत पहले 1952 में ही लुप्त घोषित कर दी गई थी। हाँ ये सवाल आपके लिए आ सकता है कि भारत में चीता को, एशियाई चीता को कब है ना लुप्त घोषित करा गया, तो 1952 उसका जवाब होगा। अब आप सभी ये सोचोगे सर इतना हम लोग याद कैसे करेंगे, इतनी डेट याद। देखो हमें याद किसी चीज का भी नहीं करना, हमें रटना नहीं। सबसे अच्छा जो इसका उदाहरण है, दो तरीका है, वो है लिस्ट बनाना। आप क्या करना, एक लिस्ट बनाना, ठीक है, कि भाई ये जानवर इस वाली कैटेगरी में है, ऐसा है, ये है। तो अब आप क्या है, जैसे मान लो आप संकटग्रस्त पढ़ रहे हो, आपने संकटग्रस्त जानवर, संकटग्रस्त को आपने समझ लिया कि भैया अगर अभी भी हमने इनको नहीं बचाया तो ये लुप्त हो जाएंगे। ओके, ज्यादा उदाहरण याद नहीं करने कि 100 ही एनिमल्स के नाम याद करके जाओ, बिल्कुल भी नहीं करना, ठीक है। हमें सिर्फ और सिर्फ क्या है, 2 एनिमल्स के नाम याद कर लो, 2 एनिमल्स कोई से भी है ना उनके नाम याद कर लो उस कैटेगरी में। संकटग्रस्त में 2 के याद कर लो, सुभेग में 2 के याद कर लो, दुर्लभ में 2 के याद कर लो, सामान्य में 2 के याद कर लो, सब में एक एक दो नाम याद कर लो, ठीक है। और कभी कभार थोड़ी सी एक ट्रिक और बता करके जाओ, टीचर भी वहां पर रट करके नहीं बैठता है कि संकटग्रस्त में ही था क्या, डाल दो, बीच में से 2-3 नाम डाल दिए, ओके, और फिर आखिरी में है ना आदि लगा करके छोड़ दो। 2 नाम लिखे आदि, अरे बहुत सारे हैं, कितने मैं सारे याद रख करके थोड़ी आऊंगा, 2 नाम लिखे आदि लगा कर छोड़ दी, पर 2 तो लिखो, और 2 जो लिखो वो तो कम से कम सही लिखना, यही उम्मीद करता हूं। और याद कैसे करना, लिस्ट बनाते हुए चलना कि भैया ये इस कैटेगरी में है, ये इस कैटेगरी में, ये इस कैटेगरी, सारे याद हो जाए तो बहुत बढ़िया बात है, पर 2-2 तो आप याद कर लेना और बाद में उसमें क्या है आप आदि लगा देना, ठीक है। रटना कुछ भी नहीं है, कोई भी डेटा आपको रटना नहीं है, कोई भी डेटा नहीं रटना आप लोगों को, सिर्फ और सिर्फ चीजों को समझना है कि कौन सी वनस्पति जात। 2-3 पॉइंट्स यहां से आपको क्लियर होना चाहिए। एक तो भारत जैव विविधता में बहुत समृद्ध है, हमारे पास क्या है 8% जैव विविधता पूरी दुनिया का हम लोगों ने कवर कर रखा है, ठीक है। हम बहुत ज्यादा समृद्ध है। हमने चीते को कब लुप्त घोषित करा, 1952। कुछ जो चीजें हैं वो इंपॉर्टेंट बातें हैं, वो आपको याद रखनी है। बाकी आप क्या है इस चैप्टर में आप ज्यादा उम्मीद मत करो, और सिर्फ आपसे क्या है ऐसे जो क्वेश्चन है एमसीक्यू टाइप में पूछे जा सकते हैं 1952 में कब है, और कोई बड़ा क्वेश्चन भी आ जाता है कि भाई संकटग्रस्त जातियों के बारे में बताओ, उसके बारे में बताओ, तो आप बता दीजिएगा, और सिर्फ 2 नाम लिख करके आप आदि लिख करके उसमें छोड़ दीजिए। बड़ा क्वेश्चन बनने की यहां से उम्मीद नहीं होती है, ज्यादा छोटे 2-2 मार्क्स के, 1-1 मार्क्स के, 3-3 मार्क्स के क्वेश्चन बनने की उम्मीद इस चैप्टर से होती है। ज्यादा जो बड़े चैप्टर्स हैं वो कृषि का है, संसाधन एवं विकास वाला है, विनिर्माण उद्योग है, ये जो 2-3 चैप्टर है, खनिज वाला है, ये 4 चैप्टर जो है यहां से क्या बड़े क्वेश्चन की उम्मीद हमेशा ज्यादा करी जा रही है, और देखा भी गया है, ये ट्रेंड भी रहा है। तो यहां से हम सिर्फ इतना याद रखें, हमें समझना है, फ्लो रखना है कि ये यहां पर पाया जा रहा है, ये यहां पर पाया जा रहा है, और बाद में हमें से रटना किसी को भी नहीं है। और ज्यादा आप चाहते हो तो आप एक लिस्ट बना करके पढ़िएगा, हमें कमी कहीं नहीं छोड़नी, हमें हमारी तरफ से कोई फॉल्ट नहीं छोड़ना, हमें बोर्ड टॉपर बनना है, ये आपने ठान रखा है, ये आपने सोच रखा है, मुझे पता है, और आप बनकर भी जरूर आएंगे। इसी के साथ आज का जो लेक्चर है वो खत्म होता है। देखो अब तो उल्लू भी किताब पे बैठ गया, ये भी बोल रहा छोड़ूंगा नहीं, पढ़ करके ही जाऊंगा।
जाऊंगा। तो अब आप भी किताबों को ठान लीजिए, अब आप भी किताबों को पकड़ लीजिए और सिर्फ अपने मन में एक दृढ़ विश्वास ठान लीजिए कि अब आप बोर्ड टॉपर बनेंगे और बन करके ही आप बोर्ड टॉपर लौटेंगे। ओके, अपने चैनल को ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।